फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं गाइस लर्न इन शॉर्ट। गाइस क्वेश्चन आंसर का सिलसिला ऐसे ही आपके हर वीडियो में चलता रहेगा, जिससे आपको कुछ और नया बेहतरीन सीखने को मिले। और सारे क्वेश्चन को गाइस और आंसर को आप ध्यान से देखिएगा, जिससे क्या होगा कि जो आपका आने वाला सीटेड है आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिल सकती है। गाइस आप ज़रूर ये वीडियो को देखिए और बाकी शेयर करिए। जो भी सीटेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे मतलब कि ये सारे वीडियो जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें आपको ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। और अगर आंसर आपको देखना हो तो सीडीपी के आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, और बाकी आपको कहीं और से भी देखना हो तो देख सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको सीडीपी का क्वेश्चन करा रही हूँ उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। गाइस डिस्प्ले पे जो आपके दिख रहा है क्वेश्चन, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेट ना करते हुए। तो गाइस देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि विकास के क्षेत्र किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक समस्या सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। गाइस आज हम लोग ये 7वां वीडियो जो मतलब लेकर मैं आपके पास आई हूँ। आपने देखा होगा कि सारे सीरीज में विकास से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब कि डेवलपमेंट से। मतलब कि सीटेड भी देखिए गाइस वैसे ही करवा रही है जैसे अपना सिलेबस है। तो आप क्या करिएगा कि विकास को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर रहेगा। और ये क्वेश्चन तो आपको हेल्प करेंगे ही। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, चाहे अभी चाहे पिछले साल का हो, चाहे उसके 2011 से ही क्यों ना हो। तो गाइस क्या करना है कि पिछले साल इतना शिफ्ट में गाइस एग्ज़ाम हो गया था, नहीं तो मैं आपको 2011 से भी प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवा देती। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आपको बुक कौन सा बुक लेना है जिससे आपको प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व हो जाए। तो गाइस ये डिस्प्ले पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और विकास जो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा गाइस, ये क्वेश्चन आपको तुरंत आंसर आपको बता देगा। देखिए गाइस क्या है, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना। ये सारी चीज़ें गाइस एक इंसान या एक बच्चा कहाँ से करेगा? वो अपने संज्ञान से ही करेगा, मतलब दिमाग लगाएगा। स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान, कल्पना, रचना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं? ये सारी चीज़ें आपके संज्ञान में आती है, कॉग्निशन में आती है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? एकदम तुरंत आप क्या करिएगा, तुरंत आप संज्ञान जहाँ पे दिखेगा और जहाँ पे भी दिमाग, ध्यान, समस्या समाधान, कल्पना, रचना, ये सब चीज़ें बात हो रही हो, जो आपके कॉग्निशन मतलब कि आपके संज्ञान से संबंधित हो, तो वो क्या होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र हो जाएगा। जो भी चीज़ें आपको लगे कि नहीं ये मेरे स्मृति, मतलब कि सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क से रिलेटेड है, ध्यान, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से करते हैं, मतलब एक अटेंशन आप कहाँ से दे पाते हैं? अपने दिमाग से ही तो दे पाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र। और अगर पूछा रहता कि भावनात्मक, मतलब आपके इमोशन से, जैसे क्रोध मतलब गुस्सा, एंगर और हंसना, रोना, ये सब क्या है? ये सब आपके संज्ञान से आता है, और सॉरी संवेग से आता है, संज्ञान से नहीं आता है। संज्ञान से आपकी ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, ये सारे चीज़ें है। बाकी सामाजिक क्षेत्र में गाइस आपके आस पड़ोस, स्कूल, विद्यालय, जो भी समाज से रिलेटेड होते हैं वो आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट जाते हैं। सना नाम की एक बच्ची है। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने करने वो कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? मतलब एक सना नाम की बच्ची है, वो कलम तो नहीं पकड़ पा रही है और बटन नहीं बंद कर पा रही है, लेकिन हाँ वो गिलास पकड़ लेती है और बोतल पकड़ लेती है। तो यह क्या उदाहरण है? देखिए गाइस, कोई भी एक बच्चा होता है, या आप हम ही बच्चे रहे होंगे, या हमारे घर में जरूर कोई ना कोई एक बच्चा होता ही है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि वो ग्लास पकड़ लेता है। जैसे देखिए मैं आपको ये बताती हूँ, वो गिलास तो पकड़ लेता है लेकिन वो अपने उंगलियों पे काम नहीं कर पाता है। तो गाइस देखिए क्या होता है, उंगली पे काम बहुत, मतलब ये जो उंगली वाला काम का प्रक्रिया होता है ना, क्योंकि बच्चा क्या करता है, देखिए बच्चे का जब विकास होता है तो पहले वो सेंटर से स्टार्ट होता है, फिर बाहर वो विकास बढ़ता रहता है। मतलब पहले उसके बीच से विकास स्टार्ट होगा। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका देखिए क्या बनता है, पहले उसके शरीर के कुछ आकार बनते होंगे, फिर अंदर धड़ मतलब अंदर का पार्ट बनता होगा, हृदय का निर्माण होता होगा। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब पहले केंद्र से बच्चा क्या होता है, उसका विकास होता है, फिर धीरे 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 बच्चे का पूरा बॉडी बन जाता है। फिर देखिए जब बच्चा क्या करता है, लिखना
बटन लगाना, ये सारे काम बच्चे बहुत बाद में करना सीखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा काम है। क्योंकि देखिए, एक बच्चा पेंसिल पकड़ना आप सिखाते हैं किसी बच्चे को, तो तुरंत वो सही से नहीं पकड़ पाता है। जैसे आज हम लोग अपने उंगलियों पे वर्क कर लेते हैं, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि यह किस ओर संकेत करता है। विकास एक आयामी है, विकास दिशा शीर्षगामी है, कि विकास की दिशा अधोगामी है। तो ये देखिए गाइस, ये आपका अधोगामी है। जहां भी आपको दिखे कि बच्चा क्या कर पा रहा है, बच्चा छोटे काम नहीं कर पा रहा है, जैसे पेन पकड़ना, बटन लगाना, जो काम उसके उंगलियों से संबंधित है, तो यह विकास की दिशा अधोगामी है। अधोगामी को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल। आपको ये बात याद रखना है, प्रोक्सिमो डिस्टल यानी कि अधोगामी। ये आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा। मैंने जितना भी शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ा, उसमें एक आध क्वेश्चन तो ऐसा जरूर था कि अधोगामी से रिलेटेड हो। तो ये क्या हो गया, ये किस ओर संकेत कर रहा है, ये आपका विकास की अधोगामी मतलब कि प्रोक्सिमो डिस्टल है। जिससे क्या हो रहा है कि बच्चा बोतल तो पकड़ ले रहा है लेकिन कलम नहीं पकड़ पा रहा है। उसके बाद क्या है, ये सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको सीधे क्या करना है कि प्रोक्सिमो डिस्टल पे आपको टिक लगा देना है। और बाकी के जो है कि विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है, ये सब नहीं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका हो जाएगा विकास की दिशा अधोगामी है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। मतलब जो बच्चों का विकास होता है, वो जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो पूछ रहा है किसका परिणाम है। केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, विद्यालय और शिक्षा, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर संबंध है। यही आपका आंसर गाइस सही हो जाएगा, क्योंकि केवल वातावरण या केवल आनुवंशिकता और या विद्यालय और शिक्षा ये सब नहीं महत्व रखता है। आनुवंशिकता, देखिए आनुवंशिकता से ही बच्चों का, क्वेश्चन में क्या पूछा था, विकास का, आनुवंशिकता से तो बच्चों को देखिए फर्क पड़ता है। वातावरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चा बाहर निकलेगा, स्कूल जाएगा, आसपास पड़ोस से मिलेगा, उसको वातावरण कैसा मिल रहा है, इनके बीच क्या है, परस्पर अंतःक्रिया है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वातावरण और आनुवंशिकता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। मतलब बालक का जो सामाजिकरण का होता है उसमें प्राथमिक कारक नहीं है। देखिए, परिवार तो एक बच्चे का प्राथमिक है, ठीक है, परिवार प्राथमिक है। पास पड़ोस बच्चे परिवार से बाहर निकलता है तो किससे मिलता है, अपने अगल बगल वालों से मिलता है। फिर बच्चा स्कूल जाता है वैसे तो स्कूल उसका प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक है, लेकिन क्या है कि इसमें जो पूछा है तो समकक्षी, मतलब उसके जो साथ पढ़ते हैं वो भी क्या है, वो भी जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आंसर मतलब मिलेंगे ना ऑप्शन आपको, तो देखिएगा सरकार। सरकार क्या है, ये बच्चे का क्वेश्चन पूछा था कि प्राथमिक कारक नहीं है, तो ये सारे हो जाएंगे क्योंकि ये सब बच्चे से को रिलेटेड है। सरकार जो होगा वो उसका प्राथमिक कारक नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाइंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। हाइंज की दुविधा नाम का एक लॉरेंस कोहलबर्ग का जो थ्योरी है उसमें एक हाइंज की क्या है, दुविधा नाम की एक कहानी है। वो कहानी को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे आपका एक क्वेश्चन बनता है। और मैं आपको अभी चाहे तो बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हाइंज की स्टोरी में यही था कि एक हाइंज मतलब एक हाइंज नाम का व्यक्ति होता है जिसकी औरत बहुत बीमार रहती है, तो वो बच्चे को कहानी बताते रहते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, उस पर आधारित सबका ओपिनियन लेते हैं कि क्या उसको करना चाहिए था। तो हाइंज दुविधा का मतलब था कि उसकी औरत बहुत बीमार थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने क्या किया, उसके पास एक ऑप्शन था कि वो दवाई को चोरी करने का। तो बच्चों से यह प्रतिक्रिया पूछे गई कि चोरी करना ठीक है कि नहीं की ठीक है। फिर भी आप एक बार हाइंज की दुविधा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पूछा गया है कि आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग के किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया गया है। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तिगत विकास। तो गाइस देखिए, जब भी लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आती है ना, तो इन्होंने क्या किया था, मोरल डेवलपमेंट में बातचीत की थी। इन्होंने सामाजिक डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ये सब पे बात नहीं की थी। तो जब भी आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का है तो आपको नैतिक विकास पे तुरंत ही टिक कर देना है। मतलब कि नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट में ये देखना था कि
व्यक्ति को सच्चाई का साथ देना चाहिए। मोरालिटी तो देखिए आप घर में भी दिखाते हैं, बाहर भी दिखाते हैं। नैतिक नैतिक मतलब कि जब हम लोग छोटे थे तो नैतिक शिक्षा का हम लोग का एक स्टडी चलता था। वो हम लोग का शायद 6 to 8 में था या फिर 5 के में, मतलब अंडर 5 था, मुझे इतना याद नहीं। लेकिन हाँ, नैतिक शिक्षा हम लोग एक पढ़ते थे कि नैतिक ज्ञान हम लोग को अलग से दिया जाता था कि शिष्टाचार क्या होता है, बच्चों को किस प्रकार से अपने घर और स्कूल और आसपास पड़ोस के वातावरण में किस प्रकार से नैतिक शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, कि बच्चे के अंदर मोरालिटी है या मोरालिटी को कैसे डेवलप किया जाए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो सीटेट में आते हैं, उन्होंने भी कहानी के थ्रू ये जाना था कि मोरालिटी का डेवलपमेंट कैसे हो। तो आपको कोहलबर्ग के साथ मोरल डेवलपमेंट याद रखना है, तो यहाँ पे आपका नैतिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा विस्तारित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला के चरण पर है। मतलब 9 वर्ष की, देखिए 9 वर्षीय लीला है जिसने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। एक 9 वर्ष की छोटी सी बच्ची है, वो उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, मतलब बटन का उसके पास ढेर सारा संग्रह था, मतलब ढेर सारा उसके पास बटन होगा। वो छोटा बड़ा माप के अनुसार उसको वर्गीकृत की। फिर उसने समूहों के बटन को एकत्रित किया, मतलब वो जो बाटी होगी छोटा बड़ा बटन को, तो अलग अलग करके एकत्रित की होगी। फिर उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया, मतलब उसके छेद बड़े हैं कि छोटे हैं। तो ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग लीला विकास के कौन से चरण पर है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक। तो 9 वर्ष है तो आपको संवेदी तो तुरंत ही काट देना है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, 9 वर्ष दे दिया, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। उसके बाद देखिए 7 वर्ष जो ऊपर के होते हैं वो होते हैं मूर्त संक्रियात्मक। तो आपको एकदम ये क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया। मूर्त संक्रियात्मक में गाइस थोड़ा बच्चा ये सब चीज़ों में उसका समझ में आ जाता है कि बटन में कैसे कहाँ पे लगेगा, कैसे लगाना है, संग्रह कैसे करना है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बच्चा कैच करने लगता है 7 वर्ष से जो बड़ा बच्चा होता है। तो पियाजे के अनुसार देखिए उसमें एज तो आपको दिया ही होगा, आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब बच्चा अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करता है तो इसको क्या कहते हैं? गाइस एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, मतलब आत्मसातीकरण और समायोजन से भी आपका 2 क्वेश्चन बन ही जाता है, तो आपको उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस बार आपको गाइस सीटेट पास करना है, क्योंकि 15 हर साल यही होता है कि 15-20 लाख लोग भरते हैं, लेकिन 4-5 लाख लोग ही पास हो पाते हैं। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लेना है कि आपको हर साल ये फॉर्म भरना ना पड़े। और 15 जो भी ये सारा पैसा जाता है, मतलब हम लोग इतना महंगा महंगा फॉर्म भरते हैं, तो फिर ये कहाँ जाता है? ये वेस्ट ऑफ मनी ही है। तो फिर आपको ये करना है, अगर जिसके पास है तब तो अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास नहीं है तो उनके लिए तो ये बड़ी बात है। तो गाइस देखिए इस साल मतलब सुनने में आ रहा है कि 20 लाख लोग के करीब लोगों ने सीटेट भरा है। तो फिर ऐसा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, क्योंकि गाइस देखिए जो केवीएस का एग्ज़ाम है वो सीटेट के पैटर्न पे नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा हेल्प करेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे राइटरों का मतलब कि याद करना है आपको केवीएस में। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, तो इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आप सीटेट पास हो जाएंगे। और बाकी गाइस देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता या संरक्षणता। देखिए जब एक बच्चा है अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करता है, इसको क्या कहते हैं? मतलब बच्चा कुछ देखा और देखने के बाद उसने अपने जो स्कीमा पहले से बना हुआ था उसके दिमाग में, ये जो स्कीमा बना हुआ था, मान लीजिए ये उसने पहले से एक स्कीमा बनाया हुआ था अपने दिमाग में, ठीक है। जब बच्चे ने अपने अनुभव और अपने एक चीज़ उसने और देख लिया और उसी चीज़ में उसको समाहित कर लिया, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे गाइस? आत्मसातीकरण कहेंगे। आत्मसात कर लिया मतलब कि
इसका आंसर आत्मसातीकरण हो जाता। अगर ये पूछता कि बच्चे ने स्कीमा बनाया हुआ था, ठीक है, पुराने अनुभव को अपने नए स्कीमा में समाहित करना होता है आत्मसातीकरण। और ये बच्चा का स्कीमा बना हुआ है जिसमें एक उसने पहले किसी चीज़ को देखा है, लेकिन वो दूसरे चीज़ को देख के समझ नहीं पा रहा है कि ये वही चीज़ है कि दूसरा चीज़ है, मतलब समाहित नहीं कर पा रहा है। तो आप वो एक नया स्कीमा बना लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? एकोमोडेशन, मतलब समायोजन। तो इसका आंसर जो है वो है आत्मसातीकरण, मतलब अपने पुराने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में समाहित करना आत्मसातीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ले वाइगोस्की ने, देखिए वाइगोस्की जी आ गए, ले वाइगोस्की ने के संज्ञानात्मक, क्या हो जाता है रह रह के, वाइगोस्की जी कह रहे हैं कि ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि तर्क देते हैं तो बच्चों का सीखना संदर्भ होता है। तो मनोगतिशील होगा, मनोलैंगिक होगा, सामाजिक सांस्कृतिक होगा या व्यवहारात्मक होगा। वाइगोस्की जी जैसे ही आ जाएं और आपको क्वेश्चन में सामाजिक सांस्कृतिक या फिर मतलब कि भाषा दिख जाए तो फिर आपको क्या करना है, सीधे उस पर आपको आँख बंद करके टेक लगा देना है। मतलब वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक और लैंग्वेज पे बात किया था, तो वाइगोस्की को देख के ही संज्ञानात्मक विकास में क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक सांस्कृतिक, यही आपका आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की को देख के आपको सीधे वो लगा देना है। सीटेट में व्यवहारात्मक बिहेवियरिज्म का तो कोई बातें नहीं हुआ, तो आपको उसको हटा देना है। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर से अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? देखिएगा, इस क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझते ही आपका 50% आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता और उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो वो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, अंतरपक्षता का प्रदर्शन, या वो पाड़ कर रही है, या विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा कर रही है वो अध्यापिका। देखिए, कहने का सेंस ये है कि एक अध्यापिका क्या कर रही है, एक विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए, तो देख लेते पहले निकटस्थ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस पे आपको ध्यान देना है। तो मतलब एक बच्चे को कोई काम दिया गया, देखिए ऐसे सीखते हैं, ये बच्चे को कोई काम दिया गया है, ठीक है, और उसको यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा आधा काम कर ले रहा है और आधा काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके निकटस्थ क्षेत्र पर पहुँचाने के लिए टीचर क्या कर रही है, टीचर उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए सहायता कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्कैफोल्डिंग, या हिंदी में पाड़, ढांचा, मचान, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगर देखिए गाइस, कोई भी आपको सीटेट में ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें ये दिख रहा है कि बच्चा किसी काम में फंस रहा है और टीचर उसको सहायता कर रही है, तो वो हो जाएगा आपका पाड़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, योगात्मक परीक्षक पर बल देना चाहिए, शिक्षार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देते हैं। प्रगतिशील कक्षा में आप क्या करेंगे? दंड देंगे। शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या फिर योगात्मक परीक्षा पर बल देना चाहिए, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब निगेटिव है। ऐसा नहीं कि अब योगात्मक परीक्षा पर बस बल दे देंगे या फिर शिक्षण जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित बना देंगे। कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरे मनोदशाओं, स्वभाव और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है।
गाइज ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इसमें आप हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को पढ़े होंगे या फिर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि हर इंसान में अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसमें यह कह रहा है कि ये जो बुद्धि है ये किस प्रकार की है, जो दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव और आशाओं को पहचान लेता है। मतलब कि अगर आप किसी दूसरे के भीतर झांक लेते हैं और जान जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है या क्या करना चाह रहा है, तो ये किस प्रकार की बुद्धि है। तो गाइस इसको बोलेंगे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। मतलब कि देखिए यहाँ है अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थनिक और तार्किक गणितीय। इसको इंग्लिश में देख लीजिए क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्पेशियल, लॉजिक, मैथमेटिकल। गाइस तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दूसरे की मनोदशाओं के बारे में जान जाते हैं, दूसरों की चीज़ों को पहचान जाते हैं कि उसके मन में क्या संसा चल रही है, उसके स्वभाव को जान जाते हैं कि उसका स्वभाव ऐसा है, तो ये आपका जो बुद्धि का प्रकार है ये हो जाती है अंतर्व्यक्ति बुद्धि। और अगर आप स्वयं के बारे में जान जाते हैं कि मेरी स्वयं की मनोदशा क्या कहती है, मैं स्वयं क्या सोचता हूँ, मेरे स्वयं के स्वभाव कैसे हैं, तो ये हो जाती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। गाइस इस प्रकार की बुद्धि तो वैसे सामान्य सब में ही पाई जाती है, क्योंकि अगर हम किसी के हाव भाव, मनोदशाओं को समझ लेते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी को देख रहे हैं, किसी से बातचीत करके उसके बारे में जान जाते हैं, तो ये आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धि होगा। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, वही आपका पहला हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो क्या प्रस्ताव रखती है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर के स्थानीय या भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। आपका यही बात बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम आगे का पॉइंट देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षा में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। जी नहीं, ये बात आपका गलत है। एक तरीके की भाषा से आप नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और आप सिर्फ एक तरीके के लैंग्वेज का प्रयोग करके उन्हें चीज़ों को नहीं समझा पाएंगे। उनको उनके भाषा में समझाएंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि कुछ कहावत में भी नहीं बोला जाता है कि मैं तुमको तुम्हारे भाषा में समझाऊंगा, तो उसी तरीके का यहाँ भी है कि बच्चों को उनके भाषा में ज़्यादा समझाने से वह ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। शिक्षकों को द्विभाषी उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित वाला पॉइंट ही आपका निगेटिव है। हमें किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। जी ये बात बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है कि मल्टीलिंगुअल भाषा को, लैंग्वेज को बढ़ावा देना है। हमें एक प्रकार के लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं देना है। जैसे कि कक्षा में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, विभिन्न समुदाय से, सबका घर का रहन सहन, भाषा, तरीका अलग अलग होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह प्रस्ताव देती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देती है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देती है। देखिए गाइस यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि एक स्कूल है और उसमें क्या है कि बैडमिंटन का जो खेल है वो लड़कों को बोल रहा है, लड़कियों को हटा दे रहा है, और संगीत के लिए लड़कियों को बोल रहा है, लड़कों को हटा दे रहा है। तो देखिए उसमें गाइस क्या हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो आपको सीधे सीधे जेंडर रूढ़िबद्धता पे क्लिक कर देना है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। अगर देखिए जेंडर समानता कब होता, जब ये होता कि बैडमिंटन लड़के लड़कियां मिल के खेल रहे हैं, संगीत लड़के लड़कियां मिल के गा रहे हैं, जहाँ पे को रिलेट होता, मतलब कि को एजुकेशन होता है ना, जहाँ लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं तो चीज़ें उनके बराबरी ही हिस्से में होती है। तो ये आपका जेंडर समानता नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा जेंडर रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गाइस देखिए सीटेट में आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मतलब कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, और 4 ऑप्शन में से सही क्या है आपको उसमें से बताना होगा कि पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, या चारों सही है, या 2 सही है, या 1 सही है। एक तो बहुत रेयर केस में सही होता है, ज़्यादातर 2-3 के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। मतलब जो सतत और व्यापक आपका मूल्यांकन है इसमें क्या शामिल है। मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, हाँ एक शिक्षक को रिकॉर्ड और अभिलेख पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है। उसके बाद शिक्षक को बच्चों को समय समय पर प्रशिक्षण करना, उनको श्रेणीबद्ध करना। देखिए ये गलत आ गया, क्योंकि श्रेणीबद्ध आ गया। श्रेणीबद्ध का मतलब ही होता है कि निगेटिव पॉइंट।
उसके बाद फिर शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ एकीकृत करना, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका देखिए आंसर पहला ही नंबर हो जाएगा कि पहला, दूसरा और चौथा, ये चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। वैसे इस तरीके क्वेश्चन पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और एक आता है आपका कथन और निष्कर्ष वाला, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, और पेपर 2 में तो आपको पूरे ही, अगर आपने एसएसटी का भरा होगा, मैथ आपको जैसे साइंस में भी आता है, अगर आपने एसएसटी भरा होगा और आपने पेपर दिया होगा पिछले साल सीबीटी मोड का, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन का भरमार था वहाँ पे। तो आप सेकंड पेपर को भी लगा के जाइएगा अच्छे से प्रीवियस ईयर का, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, जिसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रटने के कौशलों का प्रशिक्षण, रटना देखते ही आपको क्वेश्चन को हटा देना है। केवल विषय वस्तु के लिए अधिगम के लिए प्रोत्साहित, केवल वाले पॉइंट देखिए निगेटिव है, केवल एकमात्र, ये सब जो हो कि मतलब कि एक चीज़ पे बल देना है, तो ये चीज़ आपके निगेटिव हो जाते हैं। उसके बाद है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि सभी विद्यार्थी के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अंतर्निहित सिद्धांत है। बाकी चौथा पॉइंट देख लेते हैं। विद्यार्थियों को वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ संज्ञान जरूरी है, लेकिन केवल नहीं जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आप प्रीवियस ईयर भी डाउनलोड कर लें, आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके आप यहाँ से आंसर ले सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मैंने ये बात बोली दिया कि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।